हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कमर्शिफाई। सो फ्रेंड्स, आज मैं कमर्शिफाई में अकाउंटेंसी की वे लेटेस्ट वीडियो अपडेट करने जा रहा हूं, जो आपको 12th में एग्ज़ाम्स क्रैक करने की, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो सीबीएसई क्लास 12th की अकाउंटेंसी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म्स, जो कुल मिला के 40 मार्क्स की है। देन सेकंड बुक आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो भी 20 मार्क्स की है। एंड द लास्ट बुक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस हम करते हैं, वो कुल मिला के 20 मार्क्स की आती है। और ये सब आपको पता ही होगा कि 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है वो भी कैश फ्लो या जो थर्ड बुक है उसी में से सब आता है, क्योंकि जो 12 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, जो स्कूल में रिटर्न होता है, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही आएगा। और जो 8 मार्क्स जो भी बाहर से एग्जामिनर आएगा, जो वाइवा होगा, वो भी बेसिकली उसी में से पूछता है। तो हम एक तरफ से ये भी कह सकते हैं जो हमारी लास्ट बुक है उसका वेटेज टोटल 40 मार्क्स का है, क्योंकि 20 मार्क्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जो आप मेन पेपर दोगे, और 20 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसमें जो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो भी आपको जो थर्ड बुक से ही आपसे उसमें से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो इस साल का जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है वो कुछ इसी टाइप से है कि जो अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है वो 10 मार्क्स का है। देन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स 30 मार्क्स की हैं। तो टोटल ये दोनों चैप्टर हमारे फर्स्ट बुक में कवर हो जाते हैं, जो कि आपको 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। देन जो सेकंड बुक आती है वो आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि 20 मार्क्स की है। देन जो थर्ड बुक है वो भी 20 मार्क्स की है। तो कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आप थ्योरेटिकल दोगे। देन 20 मार्क्स का होगा जो आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, वो भी जो 20 मार्क्स है थर्ड बुक से ही आपको लगभग सभी थर्ड बुक की चीजें उसमें कवर हो गए। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं कि ये था अकाउंटेंसी की सीबीएसई का ब्लूप्रिंट था ये। तो जो आज के जो न्यू वीडियो है, जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो न्यू वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है, हम इसमें यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है कि यदि आपको स्टार्टिंग के ही 2-3 चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो चुके हैं, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है वो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स पे ही बेस्ड है। जब आप पढ़ोगे तो आप खुद देखोगे कैसे कैसे सारे जो इसमें चैप्टर्स है, जो जो टॉपिक्स है, आपस में इंटरलिंक है। चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में हो रही है, चाहे न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, चाहे पार्टनर की डेथ हो रही है, चाहे फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, ये सब जो आपस में चैप्टर्स हैं ये आपस में इंटरलिंक है। तो ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आज मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम उसमें अकाउंट्स के पार्टनरशिप फर्म्स का बेसिक पढ़ेंगे, कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम आज के वीडियोस में, पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ेंगे। देन उसी में से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं। फिर उसमें हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, क्या पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कंपलसरी है या नहीं है, पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, यदि पार्टनरशिप डीड है फर्म में तो क्या पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया जाए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है फर्म में, तो क्या पार्टनरशिप डीड को फॉलो ना किया जाए। तो यही हम लोग आज इस नए वीडियो में अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आपने 12th की बिजनेस स्टडीज में साफ साफ पढ़ रखा है कि आपने 11th की बिजनेस स्टडीज में साफ साफ पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप के रूल्स क्या है, पार्टनरशिप का एक्ट क्या है। तो चलो आज के वीडियो में इसी चीज को रिवाइज करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप क्या होती है आपने ऑलरेडी 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं वो भी आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप के उसमें पढ़ रखा, बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो चलो आज हम उसी चीज को रिवाइज करते हैं और ये समझते हैं कि पार्टनरशिप में होती क्या है, पार्टनरशिप क्यों बनाई जाती है, एंड पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम अब इस टॉपिक्स जो हम इस
जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप का, जो टॉपिक 1 में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। पहला है पार्टनरशिप के फीचर्स और पार्टनरशिप जो आज की वीडियो में पूरा कवर है। देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930-20 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये भी इस वीडियो में कवर है। ये 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं, पार्टनरशिप की फीचर्स, देन पार्टनरशिप डीड एंड क्या क्या होगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं कैपिटल अकाउंट, सी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स प्लीज ट्राई दिस नाउ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि ये चैप्टर का ये जो टॉपिक्स, जो ये 4 टॉपिक समझ में आ गए, तो जो न्यू अपकमिंग चैप्टर्स होंगे इस पार्टनरशिप के, आपको रियली बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स चलो हम पार्टनरशिप के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और उन 11th के बिजनेस स्टडीज के बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सब आपको जरूर पता होगा कि जो आपके सीनियर्स होंगे इनसे आपसे जब बातचीत होती होगी 12th के बारे में, तो ये एक न्यूज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कि सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में इंक्लूड करे हैं। सुनने में तो लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज आएंगे, सो इजी है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। जो सीबीएसई का मेन ऑब्जेक्टिव है इन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो ये है कि बच्चे को इन डेप्थ सारी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। इन सब में सीबीएसई का जो मेन मोटिव है वो चाहती है कि बच्चा इन डेप्थ नॉलेज में जाए, उसको हर चीजें इन डेप्थ में पता हो। तो यही उनका मोटिव है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने का। तो देखो दोस्तों, अकाउंटेंसी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली वो जो आप थ्योरीज पढ़ते हो उनमें बेस हो सकता है, बेसिकली वो किसी चीज के फीचर से बेस हो सकता है। बेसिकली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें यहाँ तक कि एक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एक्ट से किस चीज को रेगुलेट करता है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बारे में पढ़ेंगे वो, फिर कंपनीज एक्ट के आगे बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आपके 12th की सिलेबस में इंक्लूड है और यही एक्ट के बहुत चांसेस होते हैं कि पेपर्स में पूछे जाएं। फिर आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि एक्टों के सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के भी सब सेक्शंस होते हैं। जिन्होंने के सब सेक्शंस को लर्न करने जाना है, जो मेन सेक्शंस होते हैं, जो मेन चीजें बताते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जो पेपर्स में अक्सर पूछी जा सकती है, स्पेशली जब से ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जैसे पार्टनरशिप एक्ट हम 1932 की बात करते हैं कि जो यही एक्ट है जो हमारे पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेट करता है। यही एक्ट है जो हमें बताता है कि कैसे हमें पार्टनरशिप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। यदि कुछ पार्टनर एडमिट होता है तो हमें तब क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। कोई सी डेथ पार्टनर्स की हो जाती है, यदि कोई रिटायर्ड हो जाता है या हमारी पार्टनरशिप फर्म से डिसोल्यूट हो जाती है या उसका फिर से क्या नाम है इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप फर्म का होता है, तो हमें क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो एक्ट है वो 1932 एक्ट है, जिसके बारे में हम अभी जो पूरी बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ेंगे वो आएगा। अब इसी एक्ट ने कुछ सेक्शन बना रखे हैं, जैसे कि देखो सेक्शन नंबर 4 में ही हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 1932 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा है। ऐसे बहुत एक्ट्स है जिसमें पार्टनरशिप के डेथ के बारे में बता रखा है, क्या क्या करना है, डेथ क्या होती है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स में एडमिशन क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है। जैसे जैसे वीडियोस में नेक्स्ट हम और टॉपिक्स पे जाएंगे तो वो सेक्शंस को मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आ सकता है कि किस सेक्शन में या किस सेक्शन जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसने किस सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा है। तो उसका आंसर होता है सेक्शन 4। और जब भी देखो दोस्तों, यदि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक अच्छी जो चेकर के लिए एक अच्छी इमेज बनाने के लिए यदि आप सेक्शन 7 में लिखते हो कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उस चेकर के सामने, उस एग्जामिनर के सामने एक अच्छा सा हमारा एक इफेक्ट जाता है कि हाँ बच्चे को, जो स्टूडेंट जो पेपर जिसने दिया उसके अंदर अच्छी सी इन डेप्थ नॉलेज है। तो चलो अब हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन में ही देखना कितने फीचर्स हम ढूंढेंगे, उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहली डेफिनेशन में आता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी आप तक 11th में जो भी अपने
अकाउंट्स पढ़ के आएगी वो अपने सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़ी, ये सब आप जानते ही हो। इसमें क्या होता है, एक ही पर्सन ऑनर होता है, एक ही वही पर्सन अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा एज अ कैपिटल, वही पर्सन अपने से डिसीजन लेगा, वही क्या नाम है, वही जो पर्सन जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वही एक्शन लेगा, वही डिसीजन लेगा। जो कि बिजनेस में जो भी उसने बिजनेस खोल रखा है, जो भी इसमें सारे डिसीजन होंगे वो वही ऑनर लेगा। एक ही ऑनर होता है, उसमें कोई और की इंटरफेरेंस नहीं करता है, और जो भी प्रॉफिट होगा लास्ट में वही खुद लेगा, जो भी लॉस होगा वो भी खुद बियर करेगा। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप था। बट अब हम जो पढ़ने जा रहे हो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होती है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ओके, अब नेक्स्ट है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो किसके लिए आते हैं, किसके लिए एग्रीड होते हैं, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पर एक माइंड में एक डाउट आता है, क्या यदि लॉस हुआ पार्टनरशिप फर्म को तो क्या पार्टनरशिप तब नहीं होगी, तब क्या पार्टनरशिप टूट जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब कोई भी पर्सन या कोई भी जब किसी बिजनेस में एंटर करता है तो एक मेन मोटिव से करता है कि उसको प्रॉफिट हो। जो भी शेयर होल्डर यदि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो किस मोटिव से खरीदते हैं? क्योंकि शेयर्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो। जैसे आप अभी 12th के बिजनेस स्टडीज में आगे जाके एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि जब कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं ना, तो हम एक तरीके से लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा मैक्सिमाइज हो और जो लॉस है बिल्कुल मिनिमाइज हो। तो हर बंदा जो भी किसी एक एग्रीमेंट में आता है तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। तो इसलिए जो पार्टनरशिप है वो प्रॉफिट मोटिव की चली जाती है। यदि बिजनेस को अर्न हुआ है, यदि प्रॉफिट उनका है, यदि बिजनेस लॉस सफर कर रही है तो लॉस भी ऑलरेडी उनका ही होगा। तो यदि इन्हें की डेफिनेशन में लिखा है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट्स है तो बिजनेस है। लॉस होगा तब भी उन्हीं का होगा, क्योंकि लॉस भी उन्हीं के डिसीजन हुआ है, प्रॉफिट भी डिसीजन से ही उनके हुआ है। अब जो लास्ट लाइन आती है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ये इस साल के पेपर बिजनेस स्टडीज के पेपर सीबीएसई अकाउंटेंसी के पेपर में ये लाइन आई है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज एजेंट भी है। मतलब हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस के एक्टिविटीज में डिसीजन ले, पार्टिसिपेट करे, और हर पार्टनर का ये भी राइट है कि सामने वाले पार्टनर्स के एक्शंस को फॉलो करे। इट मीन्स वो प्रिंसिपल भी है। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम सबको ऑर्डर देते हैं, टीचर्स को ऑर्डर देते हैं, वो भी हैं, उनका राइट है कि वो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनको ऑर्डर दे। एज वेल एज वो एजेंट, जैसे हम लोग देखते हैं एजेंट्स होते हैं, जैसे हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं, उनको अपने पीछे की जो भी लोग की बातें माननी पड़ती हैं। ऐसे वो एक एजेंट भी हैं क्योंकि उनको दूसरे पार्टनर्स की बात भी माननी है। तो इसका मीनिंग ये है कि एक हर पार्टनर का राइट है बिजनेस की एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस करने का, और दूसरी तरफ उसी तरफ उसका ये भी राइट है कि वो दूसरे के बातों को माने, दूसरे की डिसीजन को माने, दूसरे के साथ मीटिंग करे, दूसरे के साथ आपस में बातचीत करके डिसीजन ले। ओके, डैश। अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टू और मोर पर्सन की पार्टनरशिप में से दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में आती है। देखो दोस्तों, इसी फीचर में काफी 2-3 क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं जो कि बहुत अच्छे भी लगते हैं और हमें लगता है इजी है, बट वो ऐसा नहीं है। देखो, जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो लिमिट होती है वो 2 होती है। हर एक्ट में बोला गया है कि जो मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप वो 2 होनी चाहिए। बट यदि अब हमें पूछ ली जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स क्या होती है, तो इनमें 2 एक्ट कुछ अलग अलग बोलते हैं। पहला यही हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? कहता है कि मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है पार्टनरशिप में, मतलब मैक्सिमम नंबर चाहे कितने भी हो सकते हैं। बट दूसरी तरफ जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो सिर्फ 50 होने चाहिए। ओके, पार्टनरशिप हमारे आईपीआर 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कुछ भी इसने लिमिट स्पेसिफाई मैक्सिमम नहीं की है। बट उसी तरफ और उसी के अपोजिट जब कंपनीज एक्ट 2013 है जो बड़ी बड़ी फर्म्स में लगता है वो ये कहता है कि 50 तक की जो मैक्सिमम लिमिटें होनी चाहिए। यदि
क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको वहां पे दो व्यूज देने पड़ेंगे कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं, एंड यदि सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, और वही उसी साइड कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम नंबर 50 होने चाहिए। अब नेक्स्ट फीचर आता है एग्रीमेंट। देखो पार्टनरशिप्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। जो पार्टनरशिप होती है, जब पार्टनर्स आपस में आते हैं तो एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लेकर आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं आपस में बैठ के, चाहे वो या वो रिटर्न हो या ओरल हो। रिटर्न मतलब जब आगे जाके पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे इसी रिटर्न एग्रीमेंट को, यदि एग्रीमेंट रिटर्न में है तो वही पार्टनरशिप डीड हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे। यदि एग्रीमेंट ओरल में है तो वो एग्रीमेंट ओरली हो गया, इट मीन वर्बली उन्होंने आपस में बातचीत कर ली कि मैं इतना ले रहा हूं तुम इतना ले रहे हो बस। यदि रिटर्न में है तो वो पार्टनरशिप डीड आगे करेगी। और पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, और लिखा है, और यही रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो एक बिजनेस जो पार्टनरशिप बनती है वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए बनती है, क्योंकि ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लीगली सारा काम करे। लेकिन अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है वो एक लीगली बिजनेस के तहत बनती है, उनको जो भी बिजनेस करना है लीगली बिजनेस करना है, किस इंटेंशन से, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ओके, अब इसमें एक लाइन आई है कि जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कांट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। इसका मतलब कि जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी, कि जो हमारे पार्टनरशिप होती है उसी प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जाता है। जो भी हम लोग बिजनेस में जो एक्टिविटीज करेंगे वो पार्टनरशिप जो वो सारी प्रॉफिट मोटिव के लिए। ये नहीं पार्टनरशिप के दो लोग आपस में आए, उसने एक मानो एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर उसने उसको बेचा, ये फर्नीचर उसने कहीं और बेच दिया, अब बोले हमने पार्टनरशिप कर ली। नहीं नहीं नहीं, ये इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, ये तो प्रॉपर्टी की डीलिंग टाइप की हो गई। पार्टनरशिप जो होती है हमेशा लीगली तौर पे बनाई जाती है। पहले फर्स्ट हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसकी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, फिर हमें जो रजिस्ट्रार है वहां से हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा, देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी काफी क्वेश्चंस 1 मार्कर में ये बन सकते हैं कि राम एंड मोहन आर टू पर्संस जो कि एक एग्रीमेंट में आए हैं, एक उन्होंने फर्नीचर को सिर्फ आपस में सेल किया, या एक बिल्डिंग का या प्रॉपर्टी को आपस में सेल किया और प्रॉफिट कमा लिया। अब तुमसे वहां पे क्वेश्चन नीचे लिखा होता है क्या ये पार्टनरशिप है, तो आप बोल रहे नो, क्योंकि ये कोई लीगली बिजनेस इन्होंने नहीं किया, ये तो आपस में आए, इन्होंने प्रॉपर्टीज को अपने ही बीच में बेची खरीदी और जो भी कर दिया वो सब कर दिया, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप हमेशा एक लीगली बेस पे बनाई जाती है। देन नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि जो भी पार्टनरशिप जो भी आएंगे वो जो पार्टनर्स आ रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए आ रहे हैं, उनका एक प्रॉफिट का शेयर अपना एक फिक्स रहेगा कि इतनी रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट बांटेंगे। ओके, नेक्स्ट बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और साथ में एजेंट भी है, उसका राइट है कि वो बिजनेस में आए, बिजनेस में हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, उसका वहां पे एक ड्यूटी बन जाती है कि जो दूसरा पार्टनर ऑर्डर दे रहा है या जो दूसरा पार्टनर डिसीजन ले रहा है वो उसको फॉलो करे। ओके फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड में। हमने फीचर्स में एक टर्म पढ़ी थी एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप पार्टनर्स आपस में आते हैं तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे डिसाइड करते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बातचीत पे करते रहते हैं कि मैं इतना प्रॉफिट से यदि होगा तो मैं इतना शेयर करूंगा, तुम इतना इंटरेस्ट लोगे, तुम इतना करोगे। तो वही एग्रीमेंट यदि रिटर्न एग्रीमेंट में मतलब उन्होंने कुछ एक उसको फाइल में बनाया है तो उसको हम आगे जाके पार्टनरशिप डीड पढ़ते हैं। और यदि ओरल में वर्बली में तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, उन्होंने बस आपस में एक डिसीजन सा लिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। यदि एग्रीमेंट रिटर्न में है फर्म के पास, यदि पार्टनरशिप पार्टनर्स ने एग्रीमेंट को रिटर्न में बनाया है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस को कंटेन करे वो होती है पार्टनरशिप डीड। और इसको हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस डीड में जो वो
डॉक्यूमेंट होगा, जो जो उसमें इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन लिखी होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड यही होती है। यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी बातचीत हुई है, जो भी दोनों ने डिसीजन लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रखा जाएगा, मुझे सैलरी, मुझे कमीशन कितना मिलेगा, वही चीज पार्टनरशिप डीड कंटेन करती है। चलो फ्रेंड्स, अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड में और क्या चीजें होती हैं। तो देखो इसमें लिखा है पार्टनरशिप्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है। जब पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स आपस में, वही पार्टनरशिप डीड आगे कहलाई जाती है। अब पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं, कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, अब वो हम पार्टनरशिप डीड में आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, तो पार्टनरशिप डीड में नेचर्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, ये पार्टनरशिप डीड कंटेंट्स का जो पॉइंट है पहला, कि जो पार्टनरशिप जो फर्म बनाई है उसका नेम पार्टनरशिप डीड में आता है, उसका एड्रेस में वो कहाँ सिचुएटेड है, देन उसका मेन बिजनेस क्या है, कि उसका बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस फर्म किस चीज में डील करती है। नेक्स्ट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, हर पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस पार्टनरशिप डीड में आएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना पार्टनर ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो आएगा। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, वैसे हम जानते हैं कि एक जो अकाउंटिंग साइकिल 31 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलती है, तो ये देन नेक्स्ट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो स्टार्टिंग डेट कमेंसमेंट डेट क्या थी वो आएगा। वो बैंक्स के रूल्स रिगार्डिंग कि बैंक अकाउंट में कितना विड्रॉ कर सकते हैं, उनकी लिमिट क्या वो आएगा। प्रॉफिट्स एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो आती है उनके पार्टनर्स में, ये वगैरह 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 चीजें इसमें आती हैं पार्टनरशिप डीड में, कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि पार्टनर्स कोई लोन लेता है या देता है फर्म को तो कितना इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उनकी सैलरी, उनका कमीशन, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई ड्राइंग से विड्रॉल करते हैं तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन कैसे कर रखे हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप के जब कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम दो तरीके से बनाएंगे, तो कौन सा दो मेथड्स भी हम लोग लेकर चलते हैं या दो अप्रोचेस होती है बनाने की, और वो फर्म कौन सा अप्रोच चूज कर रही है वही पार्टनरशिप डीड में जरूरी आ सकता है। ठीक है, देन कि यदि कोई पार्टनर्स में आके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। कुछ पार्टनर्स होते हैं वो कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, कुछ आपस में ही एक तरफ से सुलझा लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में एक तरफ से हम बोल सके तो फर्म्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमने देखा था कि एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में होता है, वो रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। उसी रिटर्न पार्टनर्स जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देखो, यदि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड में जो जो लिखा है कि उसमें PSR कितनी लिखी है तो पार्टनर्स को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यदि जो ओरल में है, यदि एग्रीमेंट हमारा जो पार्टनर्स के बीच में है वो ओरल में है, तो यदि पार्टनर्स से स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया बट एंड में जाके पार्टनर्स का माइंड स्लिप हो गया, पार्टनर्स का माइंड चेंज हो गया, और यदि पार्टनर्स के अंदर एक वैसी थोड़ी यदि उसने बेईमानी से करी तो इसके बीच में क्या होता है, पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन अराइज हो जाती है। और इसी सिचुएशन को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसने ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं। यदि फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट रिटर्न में है, सॉरी ओरल में है। यदि ओरल एग्रीमेंट है तो कुछ हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने भी कुछ उसके कुछ रूल्स बनाया है। देखो, जैसे कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यदि रूल्स पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, उनकी कैपिटल कुछ देखा नहीं जाएगा। पार्टनर्स के बीच में जो PSR होगी वो इक्वल होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन कुछ भी पार्टनर्स को नहीं अलाउ किया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे चार्ज किया जाएगा। बट यदि उसने क्या नाम है, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम पे मिलेगा। देखो दोस्तों, यदि पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस टाइम वो एज अ पार्टनर है। ठीक है, यदि पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एज अ पार्टनर के रूप में कर रहा है तो हम उसको पार्टनर ही कंसीडर करेंगे। इसलिए यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बट यदि वो एक लोन दे रहा है पार्टनरशिप को
तो वो उस टाइम उसको हम आउटसाइडर कंसीडर किया जाता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी कंसीडर की जाती है। इसीलिए उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है। और इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इसलिए वो 6% पर एनम चार्ज किया जाता है, क्योंकि इस टाइम जो हमारा पार्टनर है वो उसको हम पार्टनर कंसीडर नहीं कर रहे हैं लोन के टाइम, हम उसको एक आउटसाइडर कर रहे हैं जिसने हमें लोन दिया है। तो ये हमें 5 चीजें बात याद रखनी है। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हमको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा पार्टनर्स का, और जो भी इंटरेस्ट है वो सारा 6% पर एनम के इंटरेस्ट पे दिया जाएगा और सब चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड हो बट उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिफाइन ना हो, तो इस टाइम भी हमें सिर्फ इन 5 रूल्स को फॉलो करना है कि पीएसआर इक्वल होगी। चाहे पार्टनरशिप डीड हो सकती है, उसमें इंटरेस्ट और लोन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो हम लोग वही जो उसके रूल्स में आया है कि 6% पर एनम उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन के अकॉर्डिंग 6% पर एनम होगा। अब एक डाउट ये आता है कि पार्टनर ने कैपिटल भी तो दी थी, क्या उसको इस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए, मुझे लोन पे क्यों इंटरेस्ट देना है? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कैपिटल देता तो एज अ पार्टनर उसे हम कंसिडर करते कि वो फर्म का पार्टनर है, इट मीन्स वो एक ऑनर की तरह है। बट जब वो लोन दे रहा है, वो फर्म को लोन दे रहा है, तो इस टाइम हम उसको आउटसाइडर कंसिडर करते हैं, हम उसको आउटसाइड लायबिलिटी मान के चलते हैं। इसीलिए उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसको दिया जाता है जब वो हमें लोन देता है। तो दोस्तों जैसे हमने अभी पढ़ा कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में, तो हमें उनसे 5 मेन पॉइंट्स को याद रखना है। क्या? पीएसआर इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि पार्टनर फर्म को दे रहा है तो 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट देंगे। सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कहेंगे, सिर्फ हम 2 चीजें देंगे, पीएसआर इक्वल होंगी और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो 6% पर एनम होगा। अब ऐसे ही कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। पहला वही जो हमने पढ़ा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि इफ द पीडी इज साइलेंट अबाउट द PSR, then the profits and losses of the firm should be shared equally by partners। यदि डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स की जो PSR इक्वल होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ही या शी शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्योंकि जिस टाइम वो पार्टनर फर्म को लोन देता है उस टाइम हम उसको आउटसाइडर कंसीडर करते हैं, हम पार्टनर्स कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यदि वो पार्टनर होता तो हम उसको कैपिटल मान के चलते, बट उसने लोन दिया है तो एज अ वो आउटसाइडर है और ना उसको कमीशन मिली जाएगी ना उसको सैलरी दी जाएगी। तो यही होता है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, यही कहता है कि यदि ये बताता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था तो क्या क्या पार्टनरशिप डीड का इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड वैसे एक तरफ से कंपनी के पास होनी चाहिए। यदि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स चाहे कि उनको कुछ गेन हो तो उनको कंपल्सरी मस्ट है कि पार्टनरशिप डीड बनाए, क्योंकि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो वही 5 रूल्स होंगे जिसमें पार्टनर्स को लॉस ही लॉस है। उनका इक्वल कर दिया PSR, चाहे वो कितनी भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे ए और बी, ए 1 लाख कर रहा है, बी 2 लाख कर रहा है, तो वैसे तो बी को ज्यादा होना चाहिए, बट क्योंकि इनके वहां पे यदि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो उनको जो PSR कितनी मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो बहुत जरूरी है कि वैसे फर्म के पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। उससे बहुत बेनिफिट्स है, वो राइट एंड ड्यूटीज बताता है, पार्टनर्स की ड्यूटीज उसके राइट्स बताता है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियरेंस बताता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, और जो भी डिस्प्यूट यदि कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर्स के बीच में होते हैं तो पार्टनरशिप डीड एज अ एविडेंस के रूप में कोर्ट में दी जाती है। तो पार्टनरशिप डीड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड होती क्या है, पार्टनरशिप डीड यदि नहीं है तो क्या क्या होगा, और पार्टनरशिप डीड है तब क्या क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे हम लोग बात करेंगे जिसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल, अब उनके हम आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स को मेंटेन करना, और कुछ न्यू टर्म्स आएंगे, कुछ न्यू सेक्शंस आएंगे, उस पर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। यदि आपको कोई डाउट आता है तब कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक्स। Thank you.